आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फाइनल अकाउंट की हमारी सेकंड क्लास है और आज की क्लास के अंदर मुझे आपको बताना है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए लिखिए इसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। पहला पॉइंट, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट is prepared by the business to determine trading account is prepared by the business to determine gross profit to determine gross profit during a specific period. Trading account is prepared by trading account is prepared by trading account is prepared by manufacturing and trading business. Manufacturing and trading business. Service provider need not to prepare ट्रेडिंग अकाउंट। सर्विस प्रोवाइडर को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों हमें बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट गिव डिटेल्स ऑफ छोड़ो, इतना ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस द्वारा ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। कौन से बिजनेसेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। सर्विस प्रोवाइडर जो बिजनेस सर्विसेज देते हैं, जैसे जोमेटो, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी, कोई भी बिजनेस जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगी। ये ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ दो टाइप के बिजनेस बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और एक है ट्रेडिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है सर? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है गुड्स को बनाकर सेल करना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है गुड्स को बनाकर सेल करना, और ट्रेडिंग बिजनेस होता है गुड्स को खरीद कर बेचना।
गुड्स को बनाकर बेचना और गुड्स को खरीद कर बेचना, ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है बिजनेस द्वारा। कौन से बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसको बनाने का पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना। सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनीज देती है, जो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करती है, उनको इसकी बनाने की नीड नहीं होती, क्योंकि वहां पर गुड्स को खरीदा बेचा नहीं जाता, वहां सर्विसेज दी जाती है, गुड्स खरीदा बेचा नहीं जाता। आइए, तो अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाए तो बनाए कैसे जाए? तो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए, यहां पर आता है पर्टिकुलर्स, यहां पर आएगा अमाउंट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, और फिर आएगा अमाउंट। अब जो जो बात मैं लिख रहा हूं वो लिखते चलिए, ठीक है। यहां पर आएगा सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। सिर्फ फॉर्मेट बनाइए अभी मेरे साथ, टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पर आएगा टू परचेज, इसमें से लेस होगा परचेज रिटर्न। और फिर जाकर बाहर आ जाए। फिर यहां पर आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कि क्या? वेजेस, ठीक है, फ्रेट, या फिर कैरिज। फ्रेट या फिर कैरिज जब लिखा हो ना, फ्रेट और कैरिज इनवर्ड, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है ना। आउटवर्ड लिखा होगा तो नहीं होगा। इसके बाद पावर, फ्यूल, ऑयल, ठीक है, ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। और भी बहुत सारे होते हैं, पर अभी मैं इतना लिख दे रहा हूं। इतना करने के बाद यहां पर आएगा बाय सेल, फिर यहां से लेस करेंगे सेल रिटर्न, सेल रिटर्न लेस करने के बाद बाहर पर आ जाएगा। फिर आएगा यहां पर बाय एबनॉर्मल लॉस, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। फिर आ जाएगा यहां पर क्लोजिंग स्टॉक, फिर करेंगे सर टोटल। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है,
तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। स्टार लगा रहा हूं इसके पीछे। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, मान लो यहां पर 10 लाख आया, इसका टोटल आया 8 लाख, तो 2 लाख का क्या हो गया? लॉस। इसको कहेंगे ग्रॉस लॉस। ऐसे लिखेंगे ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ये आ जाएगा ग्रॉस लॉस। और लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। अब ये स्टार का मतलब क्या है? मैं यहां पर स्टार क्यों लगा रहा हूं भाई? या तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा या बिजनेस में लॉस होगा। स्टार का मतलब है दोनों में से एक ही होगा एट अ टाइम। इधर स्टार का मतलब क्या बोला मैंने? या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा एट अ टाइम। एक टाइम में, एक समय पर या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकता। ठीक है जी। चलो उतार लीजिए। ये होता है दोस्तों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। उतारिए, आराम से उतारिए, फिर एक एक करके हमें समझते हैं इनके बारे में डिटेल। हो गया? चलिए तो थोड़ी बातें मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए, किसी भी अकाउंट के जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं, और किसी भी अकाउंट की जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। सिंपल सी बात है, सभी को पता है। किसी भी अकाउंट के, तीसरे अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है दोस्तों। अब थोड़ी बातें मैं आपको आपसे डिस्कस करनी है। हाँ, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर क्या होता है। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये किस नेचर का है? सर, ट्रेडिंग अकाउंट का जो नेचर है ना वो नॉमिनल नेचर है। कैसा नेचर है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट्स का नेचर है ट्रेडिंग अकाउंट का। अब नॉमिनल नेचर का मतलब क्या होता है? सर, नॉमिनल नेचर का मतलब होता है कि जो हमारी डेबिट साइड है उस डेबिट साइड में, या जो हमारी क्रेडिट साइड है, जब भी कोई अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है दोस्तों, तो उसकी डेबिट साइड में आते हैं ऑल लॉसेस या ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में डालते हैं। और जो भी हमारा क्रेडिट सेल है उसमें आती है ऑल इनकम्स या ऑल रेवेन्यू। इनकम्स या ऑल इनकम या ऑल रेवेन्यू या ऑल गेन। क्योंकि अब ट्रेडिंग अकाउंट सर नॉमिनल नेचर का है, इसलिए डेबिट साइड में आएंगे लॉसेस और एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में आएंगे इनकम और गेन। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। पहला पॉइंट, परचेज अकाउंट।
सर परचेज हमारे लिए खर्चा है, परचेज हमारे लिए दोस्त एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा खर्चा होता है। परचेज अकाउंट बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, इस वजह से परचेज अकाउंट को परचेज अकाउंट को डेबिट करा ड्यू टू नॉमिनल नेचर, ड्यू टू नॉमिनल नेचर ऑफ अकाउंट। अगर मैं कह रहा हूं कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना ट्रेडिंग अकाउंट में, क्यों करा है डेबिट? क्योंकि परचेज सर हमारा एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अगर वह खर्चा है तो सारे खर्चे डेबिट साइड में जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेडिंग का नेचर क्या होता है दोस्तों, ट्रेडिंग का नेचर नॉमिनल नेचर का होता है, इसलिए डेबिट साइड में सारे लॉसेज और खर्चे जाते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम रेवेन्यू और गेन आती है। सर अगर ऐसी बात है तो ये एबनॉर्मल लॉस जो है ये तो लॉस है, ये तो डेबिट में आना चाहिए, आपने क्रेडिट में क्यों लिखा है? इसका लॉजिक भी देंगे धीरे धीरे। सबसे पहला लॉजिक मैंने आपको क्लियर करा, पहला लॉजिक मैंने आपको क्लियर करा। यहां पर पहले नंबर पर हमने ये सीखा कि परचेज को डेबिट क्यों करा। क्या बोलोगे? परचेज डेबिट करने का रीजन है क्योंकि हमने उसको खर्चा माना है। परचेज अकाउंट डेबिट करने का क्या रीजन है? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस सारे कहां जाएंगे? डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट जाएंगे। आइए अगला पॉइंट, परचेज रिटर्न। दूसरा आ गया हमारा परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न को डेबिट क्यों, परचेज में से माइनस क्यों करा? परचेज रिटर्न सब लिखना है आपको, ये को परचेज में से माइनस इसलिए किया है क्योंकि वो हमारे खर्चे को, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंस को कम कर देता है। एक्सपेंस को कम कर देता है। और आपने सीखा था एज पर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपने क्या सीखा था कि अगर एक्सपेंस को बढ़ाना होता है तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस अगर कम करना होता है तो क्रेडिट करते हैं। ये सीखा था, एक्सपेंस को बढ़ाना हो तो डेबिट, एक्सपेंस को कम करना हो तो क्रेडिट। सर परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब है कि हमने परचेज करी थी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा आपको। मान लो आपने टोटल परचेज करी है, सर आपने परचेज करी है मान लो 2 लाख रुपए की। अब 2 लाख की परचेज करी, उसमें से आपने रिटर्न कर दिया 20,000 का। अब मेरी बात सुनो, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और आपने कहा कि हमारा खर्चा कितना है, आपने कहा कि भाई मेरा खर्चा तो 2 लाख रुपए का है, बट आपने क्या करा? उसमें से रिटर्न माइनस करा। सर क्यों रिटर्न माइनस करा? क्योंकि आप चाह रहे हो कि भाई 2 लाख का कहां खर्चा है, मेरा तो सर 1,80,000 का खर्चा है, 1.80 लाख का एक्सपेंस है। खर्चा मेरा कितने का हुआ? 1,80,000 का। क्योंकि वैसे तो मैंने 2 लाख का सामान खरीदा, बट क्योंकि उसमें से 20 का वापस कर दिया, तो मेरा जो नेट खर्चा हुआ वो तो 1,80,000 का हुआ ना सर। इसलिए दोस्तों परचेज में से रिटर्न माइनस किया जाता है, क्योंकि हमें नेट परचेज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? नेट परचेज। और अगर हमें नेट परचेज चाहिए, अगर हमें नेट परचेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अपनी परचेज में से अगर हमें नेट परचेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? अपनी टोटल परचेज में से जितनी भी आपने परचेज करी है, उस परचेज में से उसका रिटर्न माइनस करना होगा। तो ऑब्वियस है, रीजन क्या है भाई? मैं 2 लाख का सामान खरीद के लाया, जिसमें से मेरा खर्चा 2 लाख रुपए का हो गया। अभी सारे का सारा मेरा खर्चा थोड़ी ना है, क्योंकि इसमें से कुछ मटेरियल तो मैं वापसी कराया,
भाई जो मटेरियल मैं वापसी कराया उसका खर्चा मैं अपनी बुक में क्यों रिकॉर्ड करूं? सिंपल सी बात है, 2 लाख का सामान खरीदा था, 20,000 वापसी कराया, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा खर्चा नेट 1,80,000 का हुआ है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने का रीजन क्या है कि आपने 2 लाख रुपए दिखा दिया था, ये गलत है। क्योंकि आपने जब 2 लाख परचेज करी आज और 1 महीने बाद आप रिटर्न कर रहे हो, तो जिस दिन आप परचेज करते हो उस दिन आप एंट्री पास करते हो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे चलता है अकाउंटिंग। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिस दिन जो ट्रांजेक्शन करोगे उस दिन की ट्रांजेक्शन उसी दिन पे रिकॉर्ड करना पड़ता है। मैंने आज परचेज करी 2 लाख रुपए की, तो मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज दिखा दिया 2 लाख रुपए, ठीक है जी। खर्चा था, मेरा खर्चा डेबिट कर दिया 2 लाख रुपए। फिर 1 महीने बाद में मैं 20,000 रुपए का माल वापसी कर रहा हूं, तो मेरा तो ये गलत हो गया। मैंने तो 2 लाख का खर्चा दिखा रखा है, जबकि मेरा खर्चा अब 1,80,000 का दिख रहा है, क्योंकि 20 का मैं वापसी कर चुका हूं। तो ऐसे केस के अंदर आपको परचेज में से रिटर्न माइनस करना होगा, अपने खर्चे को कम करना होगा। तो खर्चे को कम करने के लिए 2 रीजन होते हैं, या तो क्रेडिट साइड डाल दो तब खर्चा कम हो जाएगा, या खर्चे में से ही माइनस कर दो तब कम हो जाएगा। तो 2 तरीके से हम परचेज रिटर्न दिखा सकते हैं। पहला, या तो आप अपने परचेज जो खर्चा आपने दिखा दिया था 2 लाख, उसी में से सीधा 20,000 माइनस कर दो, या इस परचेज रिटर्न को माइनस न करके क्रेडिट साइड में डाल दो, तब भी कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, खर्चा अगर बढ़ाना हो तो डेबिट, परचेज डेबिट साइड में रहेगी, और खर्चे को कम करना हो तो क्रेडिट, परचेज रिटर्न को आप क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। बट सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, परचेज में से ही माइनस करते हैं। कमी तो करना है, खर्चे को कमी तो करना है। आपने 2 लाख दिखा दिया था, आपको 20,000 से कम करना पड़ेगा, तो या तो परचेज में से डायरेक्टली माइनस कर दो, या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दो, बात बराबर है। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करने का रीजन ये है क्योंकि वो हमारा खर्चा जो हमारा परचेज करा था वो हमने टोटल खर्चा दिखा दिया था, पर हमने कुछ रिटर्न बाद में करा, और रिटर्न करने से मेरा खर्चा कम हो गया, इसलिए मुझे अपना खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में भी कम करना होगा, इसलिए परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करा गया है। लॉजिक क्लियर? दूसरा लॉजिक भी आपको क्लियर हो गया? आ रहा हूं धीरे धीरे, सभी में आ रहा हूं, टेंशन मत लो। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया? दूसरा लॉजिक आपको क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब आ जाते हैं अगला। फर्जी रिटर्न हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है, सारा लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओ हाँ, तीसरा पॉइंट आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्योंकि ये खर्चा है, ऑब्वियस है कि हम इसको ट्रेडिंग में डालेंगे, सॉरी ट्रेडिंग में, क्योंकि ये खर्चा है ऑब्वियस है ये डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, सो वी हैव टू पुट इन अ डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो ये क्लियर हो गया ये डेबिट साइड में जाएगा। क्योंकि ये खर्चा है, और खर्चा है तो डेबिट साइड में जाना चाहिए। अभी जैसे कि हमने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट का नेचर नॉमिनल नेचर का होता है, सारे खर्चे डेबिट में आने चाहिए, तो क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम ये डेबिट साइड में। पर डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है? देखिए एक्सपेंस को 2 कैटेगरी में बांटा यहां पर। एक को हमने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस, एक को हमने कहा इनडायरेक्ट। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। देखिए आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर मत करिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं। जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो उसको कॉस्ट में ही रखना, और जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसको फाइनेंशियल का पार्ट ही मानना। तो यहां पर जो डायरेक्ट एक्सपेंस मैं समझा रहा हूं, या यहां पर जो मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बताऊंगा, वो यहीं के लिए है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्टिंग से उसको कंपेरिजन नहीं करेंगे। नहीं तो बच्चे कमेंट करके मैसेज करके पूछते हैं, सर मान लो आपने कॉस्ट में तो आपने पढ़ाया था डायरेक्ट एक्सपेंस ये होता है, अब फाइनेंशियल में आप पढ़ा रहे हो ये होता है, तो गलत है, ठीक है ना? ये नहीं सही है। डायरेक्ट एक्सपेंस it refer to those expense which are related to मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। भाई ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंस
विच आर नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेट नहीं करते उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहते। मैं फिर कह रहा हूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग को कभी भी फाइनेंशियल से कंपैरिजन मत करिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि वेजेस देना एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वेजेस ये दिया है हमने, ये वेजेस देना एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सर वेजेस देना कॉस्टिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट लेबर होता है। फाइनेंशियल में वेजेस पे करना डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में वेजेस पे करना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, डायरेक्ट लेबर माना जाता है। तो कंपैरिजन ना करेंगे फाइनेंशियल और कॉस्टिंग को। कॉस्ट अपनी जगह है, फाइनेंशियल अपनी जगह है, ठीक है ना। हम फाइनेंशियल में कॉस्टिंग को डीपली नहीं पढ़ते, फाइनेंशियल फाइनेंशियल की तरह रहनी चाहिए। जैसे कि फ्रेट और कैरिज इनवर्ड की बात करूं तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस की तरफ माना जाता है, बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग में फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है फैक्ट्री का। सही है, तो कृपया करके फाइनेंशियल और कॉस्टिंग को कंपैरिजन ना करें। तो भाई ऐसे खर्चे जो ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेट करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, और ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब ये बताया गया कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना दोस्तों, वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बात करता है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। कहीं ना कहीं मैं गुड्स खरीदता हूं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग कर रहे हैं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बिलोंग कर रहे हैं। मेरे पे कोई स्टॉक पड़ा है पहले से, वो भी एक तरीके की गुड्स है। मैं स्टॉक अभी करंटली पड़ा है, वो भी एक तरीके की गुड्स है। तो यहां पर गुड्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, मैंने वेजेस पे करी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ये भी एक्सपेंस है। गुड्स को फैक्ट्री में लाने के लिए मैंने फ्रेट पे करा, कैरिज दिया, भाड़ा दिया, फ्रेट और कैरिज भाड़ा ही होता है लाने के लिए फैक्ट्री के अंदर, ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट नेचर की चीजें जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट होती है उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाया जाता है, वो बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की डिटेल शेयर करते हैं। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सर उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, याद रखिएगा। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं इट्स शो इन पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। मैं इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ऐसे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और ऐसे खर्चे जो हम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करते उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाएंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो सर ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल अकाउंट में शो करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे हो गए जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल जैसे कि सैलरी देना। बताइए भाई सैलरी वाले पर्सन कहां बैठे होंगे, ऑफिस के अंदर, और जबकि वेजेस दी जाती है लेबरों को, वो काम कर रहे होंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने में। फर्क है या नहीं है। मैं अपने ऑफिस का रेंट पे कर रहा हूं, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस मानेगा नहीं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस थोड़ी ना, वो तो इनडायरेक्ट खर्चा है मेरा, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करता ऑफिस का रेंट। भाई मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी की फैक्ट्री भी है और मेरी कंपनी का ऑफिस भी है। जो मैं ऑफिस का रेंट दूंगा, ऑफिस में स्टाफ की सैलरी दे रहा हूं, वो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, वो पीएनएल में। खर्चे तो है बिजनेस के, पर वो पीएनएल अकाउंट में शो होंगे, और जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से, वो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं। और क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये खर्चा है, इसलिए मैंने इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे शो किया। चलिए जी, समझ में आ गया आपको, लॉजिक क्लियर है। सिमिलरली अगर डायरेक्ट नेचर की इनकम होगी वो ट्रेडिंग में शो करेगा, और इनडायरेक्ट नेचर की इनकम पीएनएल में शो। यहां पर क्लियर हो गया सर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गए, और मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट क्यों करा, क्योंकि वो एक खर्चा है और सारे खर्चे डेबिट साइड में जाते हैं। आइए जी, ये वाला लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो यहां पर तीन बातें खत्म हो गई, एक याली, एक याली और एक याली। अब ये बचा है ओपनिंग स्टॉक, बाद में डिस्कस करेंगे। सेल एंड सेल रिटर्न की बातें डिस्कस कर लेते हैं। सेल मेरे लिए क्या होती है, बताओ 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 बच्चों, सेल क्या होती है, सेल क्या होता है। फोर्थ पॉइंट ये हो गया सेल। फिफ्थ पॉइंट ये हो गया सेल रिटर्न। क्या होता है सेल। अब सभी बच्चों के दिमाग में आएगा सेल इज इनकम।
है ना, सेल इज अ इनकम, गलत, सेल इज अ रेवेन्यू नॉट इनकम। पहली बात तो ये दिमाग में घुसाओ, सेल दोस्तों इनकम नहीं होती, रेवेन्यू होता है, याद रहेगी बात, सेल इनकम नहीं है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू। सेल इनकम नहीं होती, इनकम का मतलब होता है जब वो पैसा जो अपनी जेब में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टोटल सेल करी, आपने टोटल सेल करी 10 लाख रुपए की, और इस 10 लाख को सेल करने पर आपकी टोटल कॉस्ट आई 8 लाख रुपए। मतलब जो आपने गुड्स बेचे बनाकर, बनाने में जो कॉस्ट आई वो 8 लाख रुपए है, और उसको बेच दिया 10 लाख रुपए में, तो क्या आपकी 10 लाख रुपए इनकम हो गई? बताओ, क्या आपने 10 लाख रुपए कमाए? सेल, अब अगर आप कह रहे हो कि सेल इनकम है, तो क्या आपने 10 लाख रुपए कमाए? नहीं सर, आपने 10 लाख थोड़ा ना कमाए, कमाए तो आपने 2 ही लाख है। इसलिए सेल रेवेन्यू होता है, इनकम नहीं। रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या होता है? सर रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस होता है कि रेवेन्यू में से खर्चा माइनस नहीं होता, जबकि इनकम तब आती है जब खर्चा माइनस हो चुका हो, ये फर्क होता है। जब मैं बात कर रहा हूं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू वो पैसा है जो टोटली मेरे पास आया है, अभी इस पैसे में अपनी कॉस्ट माइनस करूंगा। जब मैं अपनी कॉस्ट माइनस कर दूंगा इस पूरे रेवेन्यू के अंदर, जब मैं अपनी कॉस्ट माइनस करूंगा, जो निकल कर आएगा वो इनकम और प्रॉफिट होगा। तो इनकम और प्रॉफिट वन ऑफ द सेम थिंग, पर सेल क्या होती है? रेवेन्यू होती है, याद रखिएगा। रेवेन्यू वर्ड का यूज करते हैं जब वो आपका टोटल पैसा जिसमें अभी तक खर्चा माइनस नहीं हुआ उसका, और जब आप रेवेन्यू में से खर्चा भी माइनस कर देते हो तो आती है इनकम। ठीक है जी, याद रहेगी, क्योंकि रेवेन्यू एक तरीके का जनरेशन ऑफ इनकम है। रेवेन्यू जितने भी, देखो क्या लिखा था मैंने, जितने भी इनकम्स है, जितने भी रेवेन्यू है, जितने भी गेन है, सब क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। सेल इज रेवेन्यू, रेवेन्यू है तो क्रेडिट होगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, क्योंकि नॉमिनल नेचर ऐसा कहता है, और ट्रेडिंग अकाउंटिंग नॉमिनल नेचर है। इधर देखिए, रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंस माइनस करते हैं तो उसके बाद निकल कर आता है इनकम। और दोस्तों इनकम एंड प्रॉफिट वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आप जानिए, समझिए, इसको आगे काम आती है, क्योंकि रेवेन्यू है, क्योंकि एक इनकम जनरेशन पॉइंट है, सेल से इनकम जनरेट होगी, क्योंकि हमें पता है कि एक पेन में 10 रुपए का बना रहा हूं तो 10 का तो नहीं बेचूंगा, उसको 15 का बेचूंगा। तो जो 15 मेरे पास आए वो 15 मेरी इनकम नहीं है, इनकम तो मेरी 5 ही है, वो 15 रेवेन्यू है, उसमें से 10 माइनस करूंगा, 10 जाके 5 जो होगा वो इनकम मानी जाएगी। अब सेल रिटर्न, तो सेल क्रेडिट करने का रीजन क्या है? सेल अकाउंट को क्रेडिट साइड में क्यों डाला गया? क्योंकि वो सर हमारी एक रेवेन्यू, और सारे रेवेन्यू सर हमारे क्रेडिट होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में सेल को क्रेडिट करा, क्योंकि वो हमारा रेवेन्यू है, और ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का है, तो इसलिए सारे रेवेन्यू क्रेडिट होते हैं। होपफुल आपको समझ में आ गया। सेल रिटर्न को, सेल रिटर्न होने से रेवेन्यू कम हो जाता है, या फिर इनकम भी कह सकते हो, इनकम भी कम हो जाती है, रेवेन्यू और इनकम कम हो जाती है। इसलिए सेल रिटर्न को सेल में से माइनस करना होता है। रेवेन्यू या फिर इनकम को कम करने के लिए। लेट्स सपोज मैंने कहा मैंने टोटल एक साल में माल बेचा 10 लाख रुपए का। जिस दिन मैंने माल बेचा, मतलब जिस दिन मैंने माल देखा कि 10 लाख रुपए का बिक गया है, उस दिन मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। अब मेरी वो क्या है? रेवेन्यू है, उससे मेरी क्या जनरेट होगी? इनकम जनरेट होगी।
तो मैंने वो 10 लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में जिस दिन सेल करी उस दिन डाल दिया। अब बाद में ये हुआ कि जिस कस्टमर को हमने माल बेचा था उस कस्टमर ने हमारे को वापस कर दिया कुछ माल। तो देखा गया कि जो सेल हमने करी थी उस सेल का जो हमारे पास रिटर्न आया वो लगभग 1 लाख रुपए का आया है। 1 लाख रुपए का हमारा रिटर्न आ गया। तो मुझे बताओ, जो ट्रेडिंग अकाउंट में जिस दिन सेल हुई उस दिन तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया। कहां डाल दिया सर? मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और यहां लिख दिया बाय सेल करके, क्योंकि ये मेरी क्रेडिट साइड में आना चाहिए, क्योंकि ये मेरा रिवेन्यू है। अब क्या मेरे इसको क्रेडिट साइड में डालने का कोई बेनिफिट, क्या मैं इसको इनकम जैसा ट्रीट करूंगा, इनकम साइड में शो करूंगा? नहीं सर, पूरे 10 लाख रुपए की आपकी इनकम नहीं है। हाँ, पूरे 10 में से अभी कॉस्ट भी माइनस होगा तब निकलेगी इनकम, पर ये 10 लाख रुपए एक्चुअल रिवेन्यू भी तो नहीं है। इस रिवेन्यू को ठीक करना होगा। आपने 10 लाख थोड़ा रिवेन्यू जनरेट करा, आपने तो 9 लाख की सेल करी है, इसलिए हम यहां से सेल रिटर्न माइनस कर देंगे, क्योंकि वो सेल करने के बाद जो रिटर्न हो जाता है उससे मेरे रेवेन्यू घट जाता है, और माइनस करने के बाद यहां पर आ जाएगा 9 लाख। तो ये हो गया लॉजिक इस चीज का कि सेल तो हमारी रिवेन्यू है और रिवेन्यू सारे क्रेडिट साइड में आते हैं, जबकि सेल रिटर्न जो होता है वो रिवेन्यू को कम कर देता है। हमारी 10 लाख की सेल है, हमने 10 लाख रिवेन्यू माना, बाद में पता चला 1 लाख का वापसी आ गया माल, तो अब हमारी रिवेन्यू सिर्फ 9 ही लाख रह गई। तो मैंने तो 10 लाख कर दी, 100 कर दी थी, तो अब मुझे 1 लाख रुपए माइनस करना होगा जिससे वो सही आ जाए, रिवेन्यू 9 लाख रुपए आ जाए, इसलिए सेल रिटर्न को माइनस करा गया है। लो जी, यहां पर ये 2 पॉइंट भी खत्म हो गए हैं। देखिए, बड़ी क्लास में आने से बड़ी चीजें सीखने को मिलती है। जब आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे थे तो आपने फॉर्मेट सीखा था और क्वेश्चन करे थे। आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो बड़ी क्लास में आने के बाद आपको चीजें थोड़ी डिटेल में जानी पड़ती है, डिटेल में सीखनी पड़ती है। अब एक टीचर का काम है आपको डिटेल में चीजें सिखा दो, उसके बाद आपको वो चीज ध्यान रहती है नहीं रहती वो आपके ऊपर है कि आप कितना उस चीज को सीरियस लेते हैं और कितना उस चीज को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करके रखते हैं। लो जी, तो 4th पॉइंट पे मैंने आपको ये बताया कि सेल क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि रिवेन्यू है। और 5th पॉइंट में बताया कि सेल में से रिटर्न माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो रिवेन्यू को कम कर देता है, इसलिए मुझे माइनस करना होता है। गलत रिवेन्यू शो हो रखा है यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ से माइनस करके सही रिवेन्यू लेकर आऊंगा, नेट सेल, राइट। अब जो बच गए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये वाली चीजें तो पहले से भी पता थी हमें। परचेज डेबिट करने का रीजन, डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट करने का रीजन, सेल डेबिट करने का रीजन। जबकि अगर मैं बच्चों से पूछता हूं अपनी हर क्लास के अंदर कि भाई बताओ एबनॉर्मल लॉस हमने डेबिट क्यों करा, जबकि ये लॉस है, ये तो क्रेडिट होना चाहिए था, सॉरी क्रेडिट क्यों करा, ये तो डेबिट होना चाहिए था, हमने एबनॉर्मल लॉस को इधर क्रेडिट क्यों करा, जबकि ये डेबिट होना चाहिए था। तो ये बच्चे नहीं बता पाते। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ क्लोजिंग स्टॉक मैंने डेबिट क्यों करा, तो बहुत सारे बच्चे बता भी देते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बताते, मेजरली स्टूडेंट नहीं बता पाते क्यों डेबिट करा है। बट कोशिश करते हैं आपको सिखाने की कि हाँ आज आपको यहाँ पर अच्छे से, जिनको पता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आपने शुरू से बहुत अच्छे से तैयारी करी है, और जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूं, ठीक है जी। आइए, आइए दोस्तों, लेट्स सपोज एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड, एबीसी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, एबीसी एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। इन्होंने नया नया बिजनेस स्टार्ट करा, छोड़ो ना, मान लो एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता है? जब तक यही नहीं पता होगा कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं तो फिर आगे की बातें भी बेकार ही है। चलिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं। मान लो आप पिछले साल आपने बिजनेस करा, आपने 1 लाख गुड्स खरीदे, पिछले साल आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आज ये दूसरा साल है आपका बिजनेस का। आपने प्रीवियस ईयर में बिजनेस स्टार्ट करा था, 1 लाख रुपए आपने, 1 लाख यूनिट आपने रॉ मटेरियल बनाया, रॉ मटेरियल से यूनिट जनरेट करी, 1 लाख यूनिट बन चुकी है। जो यूनिट बन जाती है उसको फिनिश गुड बोला जाता है। तो 1 लाख फिनिश गुड आपके बनकर तैयार हो गए। अब आपने क्या करा, इसमें से 80,000 के यूनिट बेच दिए, और जो नहीं बेचे वो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो गया होगा, राइट। अब जो पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक बच गया, मान लो पिछले साल आपने 1 लाख यूनिट बनाई थी जिसमें से 80,000 यूनिट बेच दी,
तो जो 20,000 यूनिट बच गई वो क्लोजिंग स्टॉक माना जाएगा, क्योंकि इतने यूनिट साल के एंड में बच गई। और जो स्टॉक साल के एंड में बच जाता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब अगले साल नई यूनिट बनाओगे या प्रीवियस यूनिट को पहले बेचना चालू करोगे? यस, जो पिछले साल बच गई थी 20,000 यूनिट उनको बेचना चालू करूंगा नए साल में। तो पिछले साल की यूनिट जब आप नए साल में बेचना चालू करते हैं तो उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नया बिजनेस है तो मुझे बताओ, अगर नया बिजनेस है, मैंने आज ही नया नया बिजनेस खोला है, तो बताओ ओपनिंग स्टॉक होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा, ओपनिंग स्टॉक नील। नए बिजनेस में थोड़ा ओपनिंग स्टॉक होगा? आज ही तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, आज ही थोड़ा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा दोस्त। तो नए बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। अब मैंने एक नया नया बिजनेस चालू करा, अगले 15 मिनट आपको कुछ नहीं लिखना, बस ध्यान से सुनना है, ठीक है ना? अगले 15 मिनट कुछ नहीं लिखना दोस्त, ध्यान से सुनिए बस। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, 15 मिनट लिखने की कोई भी नीड नहीं है, कॉपी बंद कर दीजिए, ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान सुनिए। नया बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, तो मैंने कहा इस बार पहली बार परचेस करा। हम एक ट्रेडिंग बिजनेस है, हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, हम बनाते नहीं, हम खरीदते हैं। तो हमने परचेस करना चालू करा, कोई भी खरीदा होगा? मैंने लिख दिया नेट परचेज। अब नेट परचेज का मतलब है परचेज रिटर्न का कोई चक्कर नहीं है, इधर सीधे सीधा परचेज करा है, कोई रिटर्न नहीं आया। ये मान लो ये रिटर्न आया भी होगा तो मैंने माइनस करके दिया हुआ है, नेट परचेज है, कोई रिटर्न का झंझट नहीं है। आपने 80,000 यूनिट खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए ईच के हिसाब से। मैंने 80,000 यूनिट खरीदी है दोस्तों, 10 रुपए ईच के हिसाब से मैंने 80,000 यूनिट खरीदी। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है। तो मैं आपसे पूछूंगा बताओ कितने रुपए की यूनिट आई? कैलकुलेटर आपके पास है, आराम से निकाल दोगे, है ना? देखिए मैं चीजों को आसान से ले जाकर बड़े लेवल पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि जो नेट परचेज है, लैग हो गया था, मैं कह रहा था कि जो नेट परचेज है, मैंने कोई परचेज करी है, 80,000 यूनिट खरीदी है 10 रुपए के हिसाब से। सिंपल है, मेरा एक ट्रेडिंग बिजनेस है, मेरा एक ट्रेडिंग बिजनेस है, और उस ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर मैंने क्या करा? मेरा ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? मैं बनाकर नहीं बेचता, मैं किसी से सस्ते में खरीद के महंगे में बेच देता हूं। जैसे कि दुकानदार आपके नियर बाय जितने भी रिटेल शॉप है वो बनाते थोड़ी ना है, वो होलसेलर से खरीदते सस्ते में और महंगे में आपको बेच देते हैं। ठीक है जी, यही होता है, और वही ट्रेडिंग बिजनेस है दोस्तों, वही आपका ट्रेडिंग बिजनेस है। अब सुनिए ध्यान से, मैं ये कह रहा था कि इस बार मैंने 80,000 यूनिट खरीदे। 80,000 में तेरा घर बिक जाएगा वाला नहीं है, मैंने दोस्तों 80,000 यूनिट खरीदी है, जो कि मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। तो मुझे बताओ मेरा खर्चा कितना, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। बड़ा सिंपल है यार, 80,000 यूनिट, और अगर एक यूनिट 10 रुपए की, तो आपकी जो परचेज कॉस्ट है वो 8 लाख रुपीज है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं। परचेज कॉस्ट कितनी है जी? 1 लाख रुपए है आपकी परचेज कॉस्ट। इसके बाद मान लीजिए आपने नेट सेल करी। नेट सेल का मतलब कोई रिटर्न का झंझट नहीं, सीधा सीधा इतनी सेल हुई है हमारी। आपने दोस्तों 50,000 यूनिट बेच दी एट द रेट 15 रुपए ईच के हिसाब से। आपने 50,000 यूनिट, ध्यान सुनिएगा, देखिए पूरा 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट जितना भी टाइम लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट, 1 घंटे से ज्यादा ही लगेगा। इस लगाने का पर्पस ही यही है कि 1 घंटा लगाने का पर्पस है कि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो, और उसके लिए आपको कंसंट्रेट करना होगा। तो कमेंट वमेंट बंद करिए अभी थोड़ी देर में, मतलब कोई इधर उधर ध्यान देना बंद करो, सीधा सामने पे फोकस करो, कहीं पर ध्यान मत दीजिए। 50,000 यूनिट बेची 15 रुपए के हिसाब से, और जो मैं पूछूंगा उसको बताना, मन में अपना सोचना कितने की यूनिट बेच दी। 50,000 यूनिट बेची और हर एक यूनिट 15 रुपए के हिसाब से बेची है। तो मैंने कहा भैया 50,000 इंटू 15, 7.5 लाख रुपए की यूनिट बिक गई है ना, 7.5 लाख रुपीज। तो बताओ सभी बच्चे मुझे बताएंगे कितने का लॉस हो गया? सही बच्चे मुझे बताएंगे कितने का लॉस हुआ? भाई मैंने 80,000 यूनिट खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, तो 8 लाख रुपए की तो मैंने यूनिट खरीदी, और सेल मेरी कितनी हुई है? सिर्फ 7.5 लाख की। 8 लाख रुपए खर्च करके 7.5 लाख ही कमाए, तो भैया लॉस कितने का? 50,000 रुपए का। सिंपल, कोई डाउट?
50,000 का लॉस हो गया। यार ये तो सिंपल सिंपल लॉजिक है यार। 8 लाख रुपए खर्च करके अगर मैं 7.5 लाख रुपए कमा रहा हूं, रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, तो 8 लाख रुपए खर्च करके 7.5 लाख का रिवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, तो ये तो लॉस हुआ। अब जिन बच्चों ने कहा ये लॉस है वो है बेवकूफ। भाई कैसे लॉस हो गया, कैसे लॉस हुआ? सिंपल है, देखो ना इधर, आपने क्या गलती करी, सुनो अब ध्यान सुनना, आपने गलती क्या करी और गलती होती क्या है। भाई जब आप खर्चे को, जब आप खर्चा, आप जब टोटल एक्सपेंस जोड़ रहे हो तो वो तो 80,000 यूनिट का जोड़ रहे हो और रिवेन्यू जोड़ रहे हो 50,000 यूनिट का। क्या ये पार्शलिटी नहीं है? एक्सपेंस तो आप 80,000 का जोड़ रहे हो, खर्चा तो आप 80,000 यूनिट का जोड़ रहे हो और उसको कंपेयर कर रहे हो 50,000 के यूनिट के रिवेन्यू से। गलत है भाई, बेस तो सेम करो। जब 80,000 यूनिट का खर्चा है तो सेल भी 80,000 यूनिट वाली लो। अब वो बिकी नहीं है तो क्या करूं? अब वो बिकी नहीं है तो क्या करना चाहिए मुझे? अगर मैं देखा जाए कि भाई 50,000 यूनिट अगर 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 15 रुपए के हिसाब से बेच रहे तो सीधा सीधा 50,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट नहीं देगा या हमें? 50,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट नहीं देगी। 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया दोस्त मेरे को, 50,000 का लॉस नहीं, 2.5 लाख का प्रॉफिट है। इतना प्रॉफिट जनरेट करके दे गया मुझे। तो क्या हमने सीखा इससे? हमने इससे क्या सीखा? हमने इससे यह सीखा कि कभी भी जब खर्चे और इनकम को कंपेयर करके क्या निकालते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो खर्चा जितने यूनिट का ले रहे हो उतने ही यूनिट का सेल लो, रेवेन्यू लो, और जितने यूनिट का रेवेन्यू ले रहे हो उतने यूनिट का खर्चा भी लो। अब मैंने 50,000 यूनिट ही बेची, मैंने 50,000 यूनिट ही बेची, तो मैंने जब 80,000 यूनिट बेची नहीं तो मैं 50 सेल को तो मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि यूनिट 50 की बिकी है, 80 बाकी 30,000 तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो ऐसा करता हूं ना, ये जो 80,000 यूनिट का खर्चा है इसको 50 में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये चेक करते हैं कि आपने नेट सेल कितने की करी। आपने नेट सेल कितनी करी सर? 50,000 यूनिट की नेट सेल है, यूनिट 50,000 यूनिट बेचा 15 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से कितना हो गया सर? 50,000 इंटू 15, ये हो गया 7.5 लाख रुपए की आपने सेल करी। तो अगर आप 7.5 लाख की सेल करिए तो अब ये बताओ कि आपने इसको परचेज कितनी करी है, नेट परचेज कितनी है? सर यही 50,000 यूनिट हमने खरीदी थी 10 रुपए के हिसाब से। भाई कंपैरिजन आप ठीक है, 50,000 यूनिट की सेल और 50 यूनिट की कॉस्ट, ये बना 5 लाख रुपए। तो सीधा सीधा क्या निकल कर आया? 2.5 लाख का प्रॉफिट निकल आया। आया समझ में? नहीं आया? तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला दोस्त? यहां से हमें यह सीखने को मिला कि जब भी हम अपने खर्चे और इनकम को कंपेयर करेंगे तो दोनों ही बेस सेम लिया जाएगा। अगर खर्चा 50,000 यूनिट का है तो इनकम भी 50,000 यूनिट की ही लो, अगर इनकम 50 की है तो खर्चा भी 50 का लो। दो अलग अलग बेस से मत करो। खर्चा आप 80,000 यूनिट का लोगे और इनकम आप 50 के ले लो तो फिर कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल होने के लिए बेस को सेम करना है। सिंपल सी यही बात हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बताता है। आइए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाता हूं। अब आप कहोगे कि ये क्या जादू कर दिया आपने, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑटोमेटिकली आपको अब लॉजिक समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मैंने आपको बताया था एक बात कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे सर एक बात बताओ, परचेज कहां पर आती है? क्योंकि हमारा नया बिजनेस है। मैंने भी अभी आपको बताया कि हमारा बिजनेस क्या है, नया है। तो नए बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं। नए बिजनेस में क्या होगा? टू परचेज। सीधा हमने परचेज डाल दिया, नेट परचेज। बताओ मैंने कितने का सामान खरीदा? अब मेरी बात को ध्यान समझना, टू नेट परचेज मैंने कितना खरीदा सर? 80,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, मतलब 8 लाख का मैंने सामान खरीदा। कोई दिक्कत? सर 8 लाख रुपए तो मेरा खर्चा आया नहीं है। यस, खर्चा तो 8 लाख का ही है, खर्चा तो 8 लाख का ही है। सुना ध्यान से, ऑटोमेटिकली आपके मन से आवाज आने वाली है अभी थोड़ी देर में। ऑटोमेटिकली आपके मन से आवाज आएगी। 8 लाख का खर्चा है या नहीं है? यस, खर्चा 8 लाख का ही है क्योंकि मैंने 80,000 यूनिट खरीदा। कितने रुपए के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से, साल के शुरू में। अब मुझे थोड़ी ये पता है कि साल के एंड में पूरी यूनिट नहीं बिकेगी। मुझे नहीं पता था ये पूरी यूनिट बिकेगी। मैंने कहा जितनी यूनिट बिक गई उतना बताओ कितनी इनकम हो गई आपकी। तो आपने लिखा बाय नेट सेल।
आपने कहा सर 50,000 यूनिट ही बेच पाए, वो 15 रुपए के हिसाब से बेची तो 7.5 लाख की इनकम हो गई। क्या मैं यहीं पर कंपेयर कर दूं कि 8 लाख रुपए का खर्चा 7.5 लाख की इनकम, तो मुझे हो गया लॉस? क्या ये कंपेरेबल है? क्या 80,000 खर्चा क्या 50,000 के रेवेन्यू से कंपेरेबल है? नहीं सर। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस 50,000 को बढ़ाकर 80 लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि आपने उतनी की सेल करी नहीं है, आपने उतनी की सेल नहीं करी। सर कैसे लिख सकते हो? सेल करो, सेल करना आसान थोड़ी ना है, आपको उतनी की सेल करनी पड़ेगी। और ये कंपेरेबल है नहीं, यहाँ 80,000 लिखा है और यहाँ 50,000 लिखा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं, सेल तो बढ़ा सकता नहीं क्योंकि सेल बढ़ेगी नहीं, इतनी ही सेल है टोटल। मैं ये कर सकता हूं, जो खर्चा आपने यहां लिखा है इसको कम कर सकता हूं। यस, मैं अपने एक्सपेंस को कम कर देता हूं। अगर मुझे ये वाला खर्चा और इस वाले खर्चे को कंपेरेबल करना है तो यहां पर जो खर्चा है एक्स्ट्रा उसको कम कर देता हूं। अब मुझे बताओ क्या करूंगा? दो तरीके हैं कम करने के, या तो अच्छा मुझे बताओ, यहां 50 है और यहां 80, तो कितना कम करना है? 30,000 यूनिट जो हमने हमारी नहीं बिकी, जो 30,000 यूनिट हमारी नहीं बिकी उसका खर्चा भी मत इंक्लूड करो सर, क्योंकि तभी आप सही प्रॉफिट निकाल पाओगे। क्योंकि कंपेरेबल तभी है जब 50,000 और 50, खर्चा भी 50,000 का और इनकम भी 50 की हो। अभी आपने मुझे ऊपर बताया, यही सेम चीज आपने मुझे यहां भी बताई थी कि हाँ सर कंपेरेबल होना बहुत जरूरी है। अगर खर्चा 50,000, इनकम 50 की ले रहे हो तो खर्चा भी 50 का लो, और वही मैं कर रहा हूं। अब सारा खर्चा तो मैंने डाल दिया यहाँ पर, अब क्या करूं? मैं इसको यहां से मिटो के 50 कर दूं? नहीं सर, अकाउंटिंग में मिटो नहीं सकते आप। साल के शुरू में आपने परचेस करी थी, 365 दिन बीत चुके हैं और उसके बाद आप सेल का टोटल कर रहे हो कि 50,000 यूनिट बिकी, तो 365 दिन पहले की जो परचेस है उसको काट कर ठीक थोड़ा कर सकता हूं मैं, आज ही ठीक करना होगा। क्या करूं? ऐसा कर लो ना, यहां से क्लोजिंग स्टॉक जो आपका स्टॉक बच गया है तो यहां से माइनस कर दो, या डेबिट साइड को कम करने के लिए हम क्रेडिट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है। तो मैंने यहां करा बाय क्लोजिंग स्टॉक, सुनो तो सही, क्या करा मैंने यहां पर? बाय क्लोजिंग स्टॉक, और मैंने कहा कि जो 30,000 रुपए का खर्चा यहां ज्यादा दिखा रखा है वो कम करने के लिए मैंने क्रेडिट करा। डेबिट साइड को कम करने के लिए मैं क्या करता हूं? क्रेडिट, जो कि कितने रुपए के हिसाब से था? वो 10 रुपए के हिसाब से, तो आ गया 3 लाख रुपए। तो मैंने क्या करा भाई? मैंने ये करा कि भाई डेबिट साइड में 80,000 खर्चा दिखा दिया, जबकि खर्चा अगर कंपेरेबल करना है प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों मैच होने चाहिए, तो मैंने 30,000 का खर्चा यहां पर कम कर दिया। 3 लाख आ गया, आप जोड़ के देख लो, 7 और 3 हो गया 10 लाख, 10.5 लाख यहां पर हो गया, 10.5 लाख यहां पर हो गया, 10.5 लाख टोटल में से 8 लाएंगे तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब समझ में आया कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने का रीजन होता है परचेज में ज्यादा खर्चा शो हो गया है, उसको हमें कम करना है। अच्छा, मतलब परचेज में आपने खर्चा दिखा दिया परचेज के अकॉर्डिंग, पर यहां पर खर्चा दिखता है अकॉर्डिंग टू सेल। 50,000 यूनिट अगर हमने बेची है तो 50,000 यूनिट का ही खर्चा दिखाओ, 80,000 का क्यों दिखा रहे हो भैया? तो इस खर्चे को कम करने के लिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करा, और हमने ये कहा जो स्टॉक इस साल नहीं बिका उसका खर्चा भी इस साल इंक्लूड मत करो। आया लॉजिक क्लियर? जो स्टॉक इस साल बिका ही नहीं, भाई जो स्टॉक इस साल बिका ही नहीं उसके खर्चा इस साल क्यों दिखा रहे हो? जिस साल ये स्टॉक बिकेगा उस साल इसका खर्चा दिखाना, जिस साल ये स्टॉक बिकेगा इस साल उसका खर्चा दिखाना। हाँ बताओ, लॉजिक क्लियर हो गया? क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने का रीजन है, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट करने का रीजन है परचेज को कम करना। परचेज के अंदर जो खर्चा हो रखा है वो ज्यादा यूनिट का है, तो हमें उसको कम करना है। उसको कम करने के लिए डेबिट साइड को खर्चे को कम करने के लिए हमने क्रेडिट करा, और हमने कहा ये लॉजिक दिया कि भाई जो यूनिट इस साल बिकी ही नहीं उस यूनिट का खर्चा इस साल मत दिखाओ। जिस साल ये 30,000 यूनिट बिकेगी इसका खर्चा भी 30,000 उसी साल आप दिखाना। क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुन लो। जो यूनिट इस साल नहीं बिकी उस यूनिट का खर्चा भी इस साल नहीं दिखाना है। जिस साल ये यूनिट बिकेगी उस साल इसका खर्चा दिखाओगे। अब मैं अगले साल में आ जाता हूं, अब यहां पर नेक्स्ट बिजनेस ईयर में आ जाते हैं। लॉजिक क्लियर हो गया? हो गया? क्या लिखूं यहां पर? मैं एक लाइन लिखूं तो क्या लिखनी पड़ेगी मुझे? जो क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया है उस खर्चा, क्योंकि वो बिका नहीं,
तो जो क्लोजिंग स्टॉक नहीं सेल हुआ उसका खर्चा, उसका एक्सपेंस भी उस साल नहीं दिखाना, उस साल नहीं शो करना। अगर शो कर दिया, डेबिट करके, तो क्रेडिट करके हटा देना। और जिस साल वो क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा, जिस साल वो क्लोजिंग स्टॉक सेल होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनकर सेल होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बनकर सेल होगा। तो उसका खर्चा भी, उसका एक्सपेंस भी उसी साल दिखाना। ओ हो, सिंपल सी बात है। उसने कहा कि भाई जिस साल क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बिक रहा है अगले साल, तो जिस साल ये क्लोजिंग स्टॉक बिकेगा उस साल उसका खर्चा भी आप दिखाओगे, आज उसका खर्चा नहीं दिखाओगे। अगर आपने दिखा दिया तो आपको हटाना पड़ेगा। दिखाया होगा तो कहां दिखाया होगा? डेबिट साइड में, तो क्रेडिट करके हटाना पड़ेगा। और हर बार हम दिखा देते हैं। सर हर बार क्यों दिखाते हैं? इसका भी रीजन है, क्योंकि जिस दिन आप परचेज करते हो वो साल का शुरू का दिन होगा कि आपने आज परचेज करी। अब बेचते बेचते आप एक ही दिन में थोड़ी ना सारी 50,000 की सेल कर दोगे, पूरी ड्यूरिंग द ईयर सेल हुई। अब साल का एंड हो गया, और साल का एंड होकर हमें जिस दिन मैं परचेज करूंगा उस दिन मैं ये नहीं बता सकता कि इस साल के एंड तक मैं कितनी मेरी सेल हो जाएगी। अगर मैं जादूगर होता या फ्यूचर देखता, कोई मिल गया का जादू मुझे मिल जाता या क्रिस का जादू मेरे पे होता, तो मैं ये पहचान लेता, अच्छा आज मैं 1 लाख यूनिट खरीद रहा हूं, अच्छा 30,000 की यूनिट क्लोजिंग स्टॉक आने वाले साल के एंड में, चलो 70 ही दिखाओ, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक आएगा ही नहीं। जादूगर थोड़ी ना है यार हम। साल के शुरू में जिस दिन मैं परचेज कर रहा हूं उस दिन मैं ये थोड़ी ना पता लगा सकता हूं कि साल के एंड में टोटल सेल कितनी होने वाली है और क्लोजिंग स्टॉक कितना। अगर मुझे आज मैं परचेज कर रहा हूं और साल के एंड में मुझे पता चल जाता है कि इतना ही होगा, तो मैं शुरू से हटा के चलता, पर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो आप शुरू से हटा नहीं सकते, इसलिए आपको साल के एंड में हटाना होता है। इसका भी लॉजिक है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि हम, आप बच्चा ये सोचता होगा कि सर जब हटाना ही है तो डाला ही क्यों? जब आपने हटाना ही था साल के एंड में तो आपने डाला ही क्यों? क्योंकि हमें साल के शुरू में ये नहीं पता था कि कितना हटाना है, वो साल के एंड में जाकर ही पता चलता। लॉजिक क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए मैं नेक्स्ट ईयर में आ जाता हूं। ये तो मेरा बिजनेस, मैंने आपसे कहा था कि मेरा नया बिजनेस है, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर में आ जाओ आप, ठीक है जी। ये सारी कहानी आपको लिखनी है, मैं ऐसी मेहनत नहीं कर रहा इस पर। मैं चाहता हूं जब आप आगे लेवल पे चलो तो आपको चीजें पता हो, छोटी छोटी बातें भी आपको पता हो। समझ में तो आ ही रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। पता क्या होता है, हम, कोई बच्चा अगर कमजोर है ना, वो कमजोर क्यों है? वो उसकी गलती की वजह से है। पता क्यों वो कमजोर? इसलिए उसकी गलती की वजह से क्योंकि जब आपको पढ़ाया जा रहा था तब आप ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर मैं बात करूं बहुत पुरानी 11वीं की, 12वीं की, अगर कोई बच्चा अकाउंट में कमजोर हो रहा है वो इस वजह से कमजोर है क्योंकि उसने 11वीं 12वीं में ध्यान नहीं दिया था। अब उसको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो यहां ध्यान दे रहा है। और अगर आप यहां ध्यान दे रहे हो और आपको चीजें आपको अच्छे समझ में आ रही है, अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ये था क्या, तब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल गया, क्योंकि आप यहां पर अभी ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए अब मैं सेकंड ईयर ऑफ द बिजनेस में आ गया। ठीक है ना, किस में आ गया मैं? सेकंड ईयर ऑफ द बिजनेस में। मेरा बिजनेस को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 1 ईयर कंप्लीटेड। पिछले साल की कहानी मैं बता चुका हूं, 2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, पिछले साल की कहानी बता चुका हूं। अब सेकंड ईयर में आ जाओ।
अब एक बात मुझे बताओ दोस्तों, एक बात मुझे बताओ, पिछले साल जब हम देखें तो पिछले साल में हमारा 20-30 हजार रुपए का मटेरियल बच चुका था, बचा था नहीं बचा था? यस बचा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पहले पिछले साल का मटेरियल जो बच गया है उसको बेचोगे या नया खरीद के बेचने लग जाओगे, पिछले साल का भूल जाओगे? सर नहीं सर, ऐसे क्यों करेंगे? प्रीवियस ईयर का जो मटेरियल बच गया है पहले मैं वो बेचूंगा, सिंपल। जब वो खत्म होने लगेगा तब मैं नया खरीदने जाऊंगा, सिंपल। तो यही हमारी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यही लॉजिक भी है। तो पिछले साल कितना बच गया था? जो पिछले साल का स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, उसको हम इस साल का ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। हमने कहा मेरा 30,000 यूनिट पिछले साल का बच गया था, जो कि 10 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा था। ओके, 10 रुपए के हिसाब से मैंने खरीदा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सर ओपनिंग स्टॉक 30,000 का पिछले साल का बच गया है ना? पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल का ओपनिंग, पहले मैं ये वाली यूनिट बेचूंगा ना, तभी तो मैं आगे की फर्दर यूनिट बेचूंगा। चलिए आ जाइए, अब मैंने सेल करना चालू करी। मैंने कहा कि भाई ये जो ओपनिंग स्टॉक था मैंने बेचना चालू करा, मैंने बेचना चालू करा, और इस बार मैंने सेल कर दी 30,000 यूनिट एट द रेट 14 रुपीज के हिसाब से, 14 रुपए के हिसाब से मैंने इसको बेच दी, क्योंकि यूनिट अब पुरानी हो चुकी है। पुरानी हो गई मतलब फैशन चेंज हो गया होगा, कोई भी कपड़े वपड़े हो सकते हैं, तो ये कम की बिक गई। मैंने कहा तब भी तो मैंने प्रॉफिट कमाया 4 रुपए के हिसाब से। अरे अभी भी तो मैंने 4 रुपए के हिसाब से बताया। ठीक है सर। अब मेरी ये सारी यूनिट जब बिक गई थी तो मैंने और यूनिट खरीदी, तो मैंने नेट परचेज करी। अब मैंने देखो नेट परचेज क्या करी, मैंने इस बार 50,000 यूनिट खरीदी है, अच्छी वाली 15 रुपए वाली, और फिर मैंने सेल करी 20,000 यूनिट एट द रेट 20 रुपए के हिसाब से। ये मेरा इस बार का डाटा है। इस बार पूरी साल ये चला। पहले मेरी पिछले साल की यूनिट बेचना चालू करी, वो 30,000 यूनिट 14 रुपए के हिसाब से बेची। फिर मैंने 20,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से बेची, जो नई परचेस करी थी। अब मुझे बता सकते हो इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है? बताइए सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है? चलो मैं बाद में पूछूंगा। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। अब तो बता ही दोगे, अब तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया इसमें, अब क्या पूछना है आपसे? सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मैं क्या डालूंगा, सुनो आप ध्यान से। अब आपको यहां से सबसे पहले आप डालो सेल, बाय सेल। आप कहोगे सर 20,000 30,000 यूनिट 14 रुपए के हिसाब से बेची एक, है ना, और प्लस फिर 20,000 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से बेचे। इतनी सेल करी आपने, नहीं करी इस साल? भाई जितनी इस साल आप सेल करोगे उतना रिवेन्यू आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में। तो आपने 30,000 यूनिट बेची है 14 रुपए के हिसाब से, 4,20,000 की तो ये पुरानी वाली बेच दी, और फिर 20,000 यूनिट 20 के हिसाब से बेची, 4 लाख की ये बेची, 4 लाख प्लस 4,20,000, तो ये हो गया 8,20,000 की आपने टोटल सेल करी है। कितनी सेल करी है? 8,20,000 की। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप यही प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? हाँ सर यही निकाल के दिखाता हूं आपको प्रॉफिट। इधर देखो, क्या इन दोनों को कंपेयर करके बता सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ? यस, 30,000 10 रुपए के हिसाब से कॉस्ट आई, 30,000 4 के हिसाब से 14 के हिसाब से, तो 30,000 यूनिट आपने 4 रुपए के हिसाब से करा, 4 थे 1,20,000 आपने यहाँ कमाए। अब यहाँ पर उसमें कंपेयर करोगे तो 15 का खरीदा 20 का बेचा, मतलब ये जो 20,000 यूनिट बेची है वो आपने 5 रुपए एक्स्ट्रा में बेची है, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए आपने यहाँ जनरेट करा, तो टोटल प्रॉफिट आपका निकल गया 2,20,000 रुपए। देखना जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा ना तो टोटल प्रॉफिट मेरा 2,20 ही निकलेगा। ऐसा करना कितना आसान है ना, ऐसे में करना कितना आसान है भाई। जो यूनिट बेची है इसको कंपैरिजन कर लो और इसको कंपैरिजन कर लो, ऑटोमेटिकली निकल आता है। बट यही चीज 2,20,000 हम ट्रेडिंग में कैसे निकालेंगे वो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने टोटल सेल कितनी करी, एक तो ये रही मेरी टोटल सेल और एक ये रही मेरी टोटल सेल, तो टोटल से 30 14 और 20,000 20 के हिसाब से इतनी मेरी टोटल सेल है। सर मैंने परचेज डाल लिया, यस मैं परचेज डालूंगा, मैंने यहां लिखा टू परचेज। मैंने परचेज कितनी करी ड्यूरिंग द ईयर? सर मैंने 50,000 यूनिट खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? मैंने 50,000 यूनिट खरीदी, कितने रुपए के हिसाब से? सर 15 रुपए के हिसाब से मैंने इतनी यूनिट खरीदी, 15 रुपए के हिसाब से। दिखाओ जी कहाँ है कैलकुलेटर, ये रहा। 50,000 इंटू 15 के हिसाब से आपने 7.5 लाख रुपए की परचेज करी। अब मेरी बात सुनना,
क्या आप 50,000 का परचेज यहां पर डालना ठीक है या नहीं है? सर गलत है। 50,000 की परचेज तो आपने करी, पर बेचा आपने से 20 ही। सर ये तो 50 है, ये रहा 50 हो गया बराबर। ना ना, ये तो पिछले वाले का है, इस वाले को तोड़ना है। ये 50,000 जो आपने खरीदी थी, इसमें से आपने 20 ही तो बेची है ना। ये रहा, इसमें से 20 ही तो बेची, वो तो पिछले वाले की बेची आपने। तो क्या आपका 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है? इस 50 को और इससे कैसे कंपैरिजन करोगे? इसको और इससे कंपेरेबल है नहीं सर। तो मैं क्या करूंगा कि ये 30,000 यूनिट यहां पर एक्स्ट्रा दिख रही है, इसको यहां पर कैंसिल कर दूंगा। इसलिए मुझे यहां पर क्या डालना होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्या कहूंगा? अगर मेरी इस 50,000 यूनिट में से 20 ही बिकी और 30 नहीं बिकी, तो जो यूनिट इस साल नहीं बिकी उसका खर्चा भी इस साल शो नहीं करते। जिस साल ये यूनिट बिकेगी उस साल में इसका खर्चा शो करूंगा। तो ये 30,000 यूनिट जो मेरी बिकी ही नहीं, तो इसलिए मैं उसको यहां पर नहीं दिखा रहा। तो 4,50,000 रुपए हो गए, 4.5 लाख रुपीज। आया समझ में? नहीं आया? यहां तक तो लॉजिक क्लियर है। अब मुझे बताओ, क्या मैं टोटल कर दूं? नहीं सर, अभी टोटल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो 30,000 है ना, ये 30,000 जो 14 रुपए के हिसाब से नहीं बेची है, इसकी इनकम तो आपने, इसका रिवेन्यू तो आपने शो कर दिया इधर, इसका खर्चा भी तो शो करो। मैंने कहा खर्चा? कौन सा खर्चा? ओपनिंग स्टॉक जो था वो तो पिछले साल का खर्चा, इस साल थोड़ा ना दिखाएंगे। सर ये गलती नहीं, ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सर अब मत कहो ऐसा कि ओपनिंग स्टॉक है, क्या हुआ तो ये तो पिछले साल हमने खर्च करा था, इस साल क्यों दिखा रहे इसको? सर वहां पर क्या बोला था? वहां पर बोला था जो यूनिट इस साल नहीं बिकी, पिछले साल ये बोला था ना कि जो यूनिट इस साल नहीं बिकी वो अगले साल, जिस साल नहीं बिकी तो इस साल उसका खर्चा नहीं दिखाएंगे, जिस साल ये बिकेगी उस साल दिखाएंगे। यस, याद आया? जो यूनिट इस साल नहीं बिकी है, पिछली बार हमने क्या लिखा था? यहां पर पढ़ो, जो क्लोजिंग स्टॉक सेल नहीं हुआ उसको एक्सपेंस भी इस साल नहीं दिखाएंगे, जिस साल ये सेल होगा उस साल इसका खर्चा दिखाया जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपए का है ना, ये वाला, ये क्लोजिंग स्टॉक कब बिका है? अगले साल जाकर। ये क्लोजिंग स्टॉक कब बिका है दोस्तों? अगले साल जाके। तो इसका खर्चा भी आपको अगले साल दिखाना होगा इन द नेम ऑफ ओपनिंग। अच्छा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। ओहो, अच्छा ऐसे होता है कि अच्छा 30,000 यूनिट पिछले साल की जो बच गई थी 10 रुपए के हिसाब से, वो इस साल खर्चा दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इस साल इसकी यूनिट बेची गई है। जिस साल आप बेचोगे यूनिट उसका खर्चा उसी साल दिखाओगे, और जिस साल यूनिट नहीं बेची उसका खर्चा उस साल हटा दोगे। यही कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। अब समझ में आया ओपनिंग स्टॉक को डेबिट क्यों करा? क्योंकि सर पिछले साल इसको खर्चा नहीं माना था, हटा दिया था खर्चा से, परचेज में से लेस कर दिया था इसको, क्योंकि उस साल वो बिका नहीं था। और इस साल क्योंकि ये बिका है तो पिछले साल से इसका खर्चा शो नहीं करा, तो इसी साल शो करना होगा क्योंकि इस साल बिका है। सिमिलरली इसमें से 30,000 यूनिट हटा रहा हूं, अगले साल जब बिकेगा इसका खर्चा भी अगले साल शो करूंगा। तो ठीक है जी। तो यहां पर हमने दो बातें और सीख ली कि ओपनिंग स्टॉक को हम डेबिट क्यों करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट क्यों करते हैं। एक ही लाइन में सीखो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट इसलिए करता हूं क्योंकि पिछले साल वो यूनिट नहीं बिके थी, इसलिए पिछले साल से के खर्चे में से उसको हटा दिया था। जिस साल ये यूनिट बिकती है उस साल के खर्चे, उस साल के ईयर में उसको खर्चा शो करता हूं। तो पिछले साल का स्टॉक अगर इस साल बिका है, जो कि बिका है, तो इसका खर्चा भी इसी साल दिखाऊंगा, और खर्चा सारा कहां होगा? डेबिट। और जो खर्चा आपने कर दिया था और उस खर्चे में से आपकी यूनिट नहीं बिकी तो उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यह है कि जिस साल यूनिट बिकेगी खर्चा भी उसी साल शो होगा। आ जाइए, लास्ट और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। मान लो दोस्तों मेरे पास मैंने परचेज करी सर 50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से मैंने परचेज करी 5 लाख रुपए की। ठीक है, अब जब मैं इस यूनिट को ला रहा था अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो इसमें से 5,000 यूनिट मेरी खराब हो गई लाते लाते। इसमें से 5,000 यूनिट मेरी खराब होगी लाते लाते, तो ये हो गया लॉस ऑफ स्टॉक।
तो मेरा कुछ लॉस ऑफ स्टॉक हुआ सर, किस वजह से? मान लो ड्यू टू लीकेज, ड्यू टू लीकेज मेरी 5000 यूनिट खराब हो गई। अच्छा, एक यूनिट कितने की थी? 10 की, तो 5000 कितनी होगी? 50,000 रुपए की यूनिट खराब हो गई। 50,000 रुपए की यूनिट मेरी खराब हो गई। तो परचेज करी है मैंने 50,000 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से। जब मैं इस यूनिट को ला रहा था अपनी फैक्ट्री के अंदर, जब मैं इस यूनिट को अपनी फैक्ट्री के अंदर ला रहा था, तो मेरा लीकेज होने की वजह से मेरा एक लॉस हो गया और मेरी 5000 यूनिट खराब हो गई। लाते लाते फैक्ट्री के अंदर पहुंची 45,000 यूनिट, फैक्ट्री में 45,000 यूनिट ही पहुंची, क्योंकि 5000 यूनिट खराब हो चुकी थी। ठीक है सर। अब इसमें से मैंने सेल कर दी, इसमें से मैंने सेल कर दी, मान लो मैंने 30,000 यूनिट बेच दी 15 रुपए के हिसाब से। मैंने 30,000 यूनिट 15 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो 30,000 इंटू 15 कितना हो गया? 4.5 लाख रुपए की सेल कर दी। अब मैं आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दिखाओ, एक ट्रेडिंग अकाउंट आप बनाकर दिखाओ और मुझे बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा कितने का प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ये बता दो बस। वैसे तो आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर एक यूनिट 10 रुपए की है और आपने एक यूनिट 15 रुपए की बेची है, तो साफ साफ आपको यहां क्लियर हो गया होगा कि 30,000 यूनिट 5 रुपए के हिसाब से फायदा हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना, तो आप कहोगे सर सिंपल है, 30,000 यूनिट आपने बेचा और एक यूनिट खरीदते हैं 10 रुपए की और बेचते हैं 5 रुपए के हिसाब से। तो मैंने 5 रुपए 15 के हिसाब से बेचते हैं, तो 5 रुपए का फायदा, 5 से 15 1.5 लाख रुपए का आपका फायदा हो गया सर। 1.5 लाख का प्रॉफिट सीधा सीधा पता है। बट ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे शो करूंगा? अब सुनो ध्यान से, सुनो अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले यहां पर लिखोगे टू परचेज। आपने कितने की परचेज करी थी? हम कहेंगे सर 50,000 की परचेज करी थी हमने। तो आप कहोगे सर 50,000 यूनिट की परचेज करी है और एक यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, तो 5 लाख की परचेज करी। मैंने कहा ओके, ये आपको समझ में आता है क्योंकि खर्चा है, डेबिट साइड में आना चाहिए। फिर आपने कहा सेल लिखो। मैंने कहा सेल ये रही जी, कितनी बेची? मैंने कहा 30,000 यूनिट बेची, कितने के हिसाब से? 15 रुपए के हिसाब से, जो कि आता है 4.5 लाख रुपए। मैंने कहा ये भी ठीक है क्योंकि सेल रिवेन्यू होती है, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। फिर आप देखो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया। फैक्ट्री में पहुंची 45,000 यूनिट और आपने बेची 30,000, तो आपका 15,000 यूनिट का तो क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है ना? आपकी फैक्ट्री में कितनी यूनिट पहुंची? सिर्फ 45, और आपने बेची कितनी? 45 में 30, तो 15,000 यूनिट 15 के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आपको हटाना पड़ेगा यहां से, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस साल सेल नहीं हुआ, और जिस साल क्लोजिंग स्टॉक सेल नहीं होगा उसका खर्चा भी उस साल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, शो नहीं होना चाहिए। और आपने शो कर दिया इसमें 15,000 यूनिट, हटा दो। तो आपने क्या करा यहां पर? आपने यहां लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और आपने कहा सर बाई क्लोजिंग स्टॉक करके आपने कहा 15,000 यूनिट मेरी नहीं बिकी इस साल, जो कि 10 रुपए के हिसाब से खरीदी थी, तो 1.5 लाख रुपए की यूनिट मेरी नहीं बिकी, तो उसको मैं हटा रहा हूं क्योंकि खर्चा है नहीं। क्या अभी भी सेम है या नहीं है? नहीं सर, यहाँ 50,000 है, यहाँ 30,000 और यहाँ 15, 5,000 अभी भी गायब है। क्या करूं इस 5,000 का? क्या मैं कंपेरेबल कर सकता हूं? नहीं सर, कंपेयर तो तब होगा जब यहां भी 30 हो और यहां भी 30 हो। इस 30 में से भी 50 में से भी 15 ही तो हटाया है। सुनो तो, ये 50 है, इस 50 में से भी 15 तो हटाया है, अभी वहां 35 बचा हुआ है, मतलब 5 और हटाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है? 5 और हटाना पड़ेगा भाई। 30 और 30 को कंपेयर कब करूंगा मैं? ये 30 की कॉस्ट और 30 का इनकम तभी तो कंपेयर करूंगा जब यहां भी 30 हो। अच्छा, यहां 30 होने से मुझे 20 क्रेडिट करना पड़ा था, तो 20 कहां, 15 तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या करना पड़ेगा? वो जो आपका लॉस हुआ था ना, एबनॉर्मल लॉस, वो जो आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है ना, उसको आप क्रेडिट कर दो और कहो 5,000 यूनिट का 10 रुपए के हिसाब से लॉस हो गया, 50,000 रुपए। अब आप देखो कंपेरेबल है, अब आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। चेक कर लो, 4.5 लाख, 6 और 6 लाख 50,000, 6 लाख 50,000, यहां भी 6 लाख 50,000, और जहां से 5 लाख जाएगा तो 1.5 लाख का प्रॉफिट। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों करा गया? रीजन बीइंग, क्योंकि सर वो यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है,
उस यूनिट को बेचा नहीं गया। और क्योंकि अगर मुझे परचेज और सेल को कंपेयर करना है, परचेज और सेल को कंपेयर करना है, तो दोनों में परचेज कॉस्ट भी 30,000 यूनिट की होनी चाहिए और सेल भी 30 की होनी चाहिए। भाई मेरी इनकम 30 की होनी चाहिए और खर्चा भी 30 का होना चाहिए, तभी तो प्रॉफिटेबल कंपेयर है। तो मतलब मुझे 20 यहां से हटाना पड़ता, और 20 कैसे हटाता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ 15 का बचा है, 5 का लॉस हो गया था हमारा। अच्छा, तो मतलब ये एबनॉर्मल लॉस लॉस मान के नहीं हटाया, इस एबनॉर्मल लॉस को खर्चा कम करने के लिए क्रेडिट करा है। मतलब ये 5,000 का जो लॉस हुआ है ना मुझे, ये मैं लॉस मानकर नहीं क्रेडिट कर रहा। अगर लॉस मानता तो डेबिट करना पड़ता ना। जब मैं पीएनएल अकाउंट बनाऊंगा ना दोस्त, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जब पीएनएल अकाउंट बनेगा, तो ये 5,000 का लॉस डेबिट करूंगा, क्योंकि लॉस है मेरे को, क्योंकि लॉस तो लॉस होता है दोस्तों, वो तो डेबिट माना चाहिए। बट यहां पर क्यों क्रेडिट करा है, क्योंकि यहां पर मुझे इस खर्चे को कम करना था, तभी ये सेल और परचेज बराबर आती, और बराबर आती तभी कंपेरेबल होता। सही है जी, समझ में आ गया। अब ऐसा भी कर सकते थे कि इस 50,000 यहां लिखकर लेस कर देते थे एबनॉर्मल लॉस, वो भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर 50,000 लिखकर परचेज दिखाकर और एबनॉर्मल लॉस नीचे से माइनस करते, जैसे रिटर्न माइनस करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट कुछ प्रेजेंटेशन होती है दोस्तों, उस प्रेजेंटेशन को मैंने फॉलो करा है जो बुक में दे रखी थी। तो बुक में जो प्रेजेंटेशन दे रखी है वो मैंने फॉलो करते हुए यहां लिखा है, क्रेडिट साइड से माइनस करा है, ना कि डायरेक्टली यहां से माइनस करा है। अगर कोई आपसे पूछे कि एबनॉर्मल लॉस तो लॉस होता है बेटा, ये आपने क्रेडिट क्यों करा, ये तो डेबिट माना चाहिए, तो उससे बोलना भाई डेबिट भी करूंगा, वो पीएनएल में डेबिट करूंगा। यहां क्रेडिट करा है लॉस मानकर नहीं, खर्चे को कम करने के लिए क्रेडिट करा है, याद रहेगी। एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि मेरा स्टॉक उससे कम हो रहा है, खर्चा मेरा कम करना है, क्योंकि वो स्टॉक है ही नहीं, तो खर्चा कम करने के लिए वो खर्चा दिखा रखा उसका। क्यों माना आपने खर्चा, जेब से पैसा गया सर, जेब से पैसा गया, ना बिका ना बचा, कहीं लॉस हो गया, तो वो लॉस तो पीएनएल के डेबिट साइड में आएगा ही। बट यहां से तो खर्चा माइनस करो, तो यहां से क्रेडिट करा क्योंकि एक्सपेंस माइनस करा है, और पीएनएल अकाउंट में जाकर डेबिट करूंगा क्योंकि वो मेरा लॉस हो गया, ना बिका ना बचा। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ये है दोस्तों लॉजिक। इसके बाद अब आप याद रखो या भूल जाओ वो आपकी देन है। सारी बातें कवर करा दी, कोई बात है जो छूट गई तो बता दीजिएगा मुझे, देख लो कोई बात छूट जाए तो मुझे बताइए। ओपनिंग स्टॉक करा दिया, परचेज रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल से रिटर्न, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा ये अगर आप कहोगे एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट क्यों करा, क्या कहोगे, लॉस मान के क्रेडिट करा है? नहीं सर, खर्चे को कम करने के लिए क्रेडिट करा है। वो 1,500 रुपए वो जो परचेज में ज्यादा दिखा रखा है उसको यहां डालकर क्रेडिट साइड डालकर कम करा है। क्लोजिंग स्टॉक को पता चल गया, हो गया सर फॉर्मेट क्लियर। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्लास में मैं ट्रेडिंग अकाउंट के आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि क्यों डेबिट करा क्यों क्रेडिट करा। बस जब पूरी 1 घंटा यहां लगा दिया, 1 घंटे से ज्यादा ही लगा दिया ये सिखाने के लिए कि डेबिट क्यों कर रहे क्रेडिट क्यों कर रहे, इसके आगे चर्चा नहीं करूंगा कि डेबिट क्यों करा क्रेडिट करो, चुपचाप करते हुए चलेंगे। फिर अब देंगे ध्यान क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट नहीं। ये क्लास कॉन्सेप्ट की ही थी। ठीक है जी, इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।